नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल ताबड़तोड़ रैलियों में जुटे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने एक लेख छापा है। इसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में प्रवासी भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री मोदी का एक खुफिया हथियार है। द इकोनॉमिस्ट का जो लेख है उसमें और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि प्रवासी भारतीय समुदाय पीएम मोदी का खुफिया हथियार है। न सिर्फ देश में प्रधानमंत्री मोदी के अभियानों में ये मदद करते हैं बल्कि विदेश में देश की पैरवी भी करते हैं। लगातार ताकतवर हो रहा है प्रवासी भारतीय समुदाय। फंडिंग, प्रचार और भारतीय असर बढ़ाने में ये काफी महत्वपूर्ण है। देश विदेश में समर्थन जुटाने की क्षमता भी रखता है। वित्तीय मदद प्रचार के लिए इस्तेमाल इसका नेता करते हैं, वहां पर उनसे मिलते जुलते हैं। इस कारण से प्रवासी भारतीयों के इस्तेमाल में बीजेपी सबसे सफल रही है। अगर मोदी तीसरी बार जीतते हैं जैसी संभावना दिख रही है तो वे प्रवासी भारतीयों को धन्यवाद दे सकते हैं। करीब 1.8 करोड़ प्रवासी भारतीयों ने भारतीय नागरिकता बरकरार रखी है। नागरिकता छोड़ने वाले प्रवासी भारतीयों को शामिल किया जाए तो प्रवासी भारतीयों की संख्या 32 मिलियन से ज्यादा होगी। विदेश में बसे ज्यादातर भारतीय बहुत कामयाब रहे हैं। 2023 में प्रवासी भारतीयों ने 125 अरब डॉलर घर भेजे। 2020 में भारतीय अमेरिकी लोगों का एक अहम सर्वे हुआ। इसमें 48% प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का समर्थन किया। 31% प्रवासी भारतीय पीएम मोदी के विरोध में भी हैं और 22% प्रवासी भारतीय पीएम मोदी के सख्त विरोधी भी हैं। तो कुल मिलाकर लेकिन ये नतीजा इसमें निकला है, जिस तरह से लिखा गया है ये इकोनॉमिस्ट का लेख, कि ये जो प्रवासी भारतीय हैं वो पीएम मोदी के खुफिया हथियार है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है और क्यों, अगर है ऐसा तो क्यों है ऐसा, ये जानने के लिए हम चलते हैं हमारे खास मेहमान के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आनंद आहूजा, अटॉर्नी एट लॉ हैं, ट्रंप सपोर्टर भी माने जाते हैं। आपका बहुत स्वागत है आहूजा जी। ये जो खबर छपी है, ये जो आर्टिकल छपा है द इकोनॉमिस्ट में, जिसमें कहा गया है कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो देश के बाहर एनालाइज रहते हैं वो बड़ा हथियार है पीएम मोदी के लिए, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं इस पे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये जो सर्वे हुआ है बिल्कुल सही हुआ है और इसके पीछे कई कारण हैं। अगर आप देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर जब से आज़ादी हुई, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है पहले नहीं थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पहले नहीं थी, एजुकेशन के फील्ड में पहले काम नहीं हुआ था। लेकिन जब से मोदी आए हैं, जिस रैपिड रफ्तार के साथ ये प्रोग्रेस हुई है, जिस हिसाब से ये एकदम से उभर के आया है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक लीडरशिप का ये रिफ्लेक्शन है कि एज ए लीडर जो है उन्होंने इसको किस तीव्र गति के साथ जो है इस प्रोग्रेस को वो आगे लेके आए हैं। दूसरा इसका कारण अगर आप देखें कि इंटरनेशनल रिलेशंस में देखा जाए तो हमारी पहले भी यही नीति थी, नॉन अलाइनमेंट की नीति थी शुरू से ही, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। लेकिन जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, जिस हिसाब से वो इसको आगे लेके चले हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिज कैलिबर आल्सो। तो एक अच्छी टीम को अपने साथ लेके चलना या बनाना, ये भी एक लीडर की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। तो मैं इस हिसाब से भी, जो प्रवासी यहाँ पे बैठे हैं वो इस हिसाब से भी मोदी जी को क्रेडिट देते हैं कि मोदी जी ने जो एक लीडरशिप में जो अपनी टीम को बनाई है, जैसे अमित शाह हैं, एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग किस्म के लीडर हैं मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में। आहूजा जी, यहाँ पे मैं आप इंटरप्ट करूंगी। इसमें जो लेख है उसमें यह भी लिखा गया है कि जो फंड्स मिलता है उसमें प्रवासी भारतीय काफ़ी मदद करते हैं, क्या है कि वहाँ पर काफ़ी वेल टू डू हैं और अच्छा कमाते हैं और इसलिए फंडिंग के लिए भी। और आपको पता है, आप तो खुद अमेरिकन चुनाव देख रहे हैं कि फंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चुनाव में, चाहे वो अमेरिका हो या भारत हो। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है कि जो यहाँ से अब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो वो ज़्यादा एक वैल्यू करते हैं प्रवासी भारतीयों को, इस कारण से भी?
जहां तक फंडिंग, जो एनआरआईज की फंडिंग है इंडिया के अंदर, अगर आप देखें तो 1991 के अंदर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में भी, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस वक्त फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने हिंदुस्तान में पैसा भेजना शुरू किया, जब हिंदुस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की एक बड़ी किल्लत पैदा हो गई थी। तो फंडिंग उस समय से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि फंडिंग, फॉरेन फंडिंग जो है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस की फंडिंग इंडिया में आज ये पहली चीज है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तीव्र गति के साथ प्रोग्रेस हो रही है, तो हमें भी बढ़ चढ़ के खुशी होती है कि हम भी अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्योंकि हम बाहर बैठे हैं, फिजिकली तो हम इंडिया में बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली जो हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो भी हमारा योगदान बनता है, हम अपनी तरफ से वो योगदान हिंदुस्तान की भलाई के लिए हम वो कर सकते हैं। तो हमें करना चाहिए और हम कर रहे हैं। अ, ये इस लेख में ये भी लिखा है कि करीब 1,20,000 जो प्रवासी भारतीय हैं वो रजिस्टर्ड हैं यहाँ वोट देने के लिए, लेकिन वो आते नहीं है वोट देने के लिए। उसमें एक ये दिक्कत हो जाती है, और इसलिए हम एक मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मेल इन बैलेट का अगर कोई ऐसा कोई प्रोविजन हो जाए, जिससे कि हम भी अपना वोट जो है इंडिया के इलेक्शंस के अंदर डाल सकें। फिजिकली हमारा वहाँ ट्रैवल करके आना और सिर्फ इलेक्शन के टाइम में और वोट डालने के लिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए अगर मेल इन बैलेट का, जैसे यूएसए के अंदर ये प्रोविजन है मेल इन बैलेट का, ऐसे ही अगर इंडिया के अंदर भी ऐसा कोई सुविधा मिल जाए हमें, तो हम उसमें जरूर हिंदुस्तान के इलेक्शन में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, वैसे ये नंबर काफी ज्यादा हैं, क्योंकि आपने सही बोला कि कई देशों का ये प्रावधान है कि वहां से लोग वोट दूसरे देशों से भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी भारत का नहीं है ना, पोस्टल है एनआरआईज के लिए। लेकिन जब 1,20,000 रजिस्टर्ड वोटर बाहर हैं, तो आपको लगता नहीं है कि अगर वो भारत आ सके, और वेल टू डू प्रवासी भारतीय हैं, काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, तो जब इन्वॉल्वमेंट हो तो इस तरह का भी इन्वॉल्वमेंट हो कि आए भी, वोट भी करें और साथ में बाकी भी योगदान करें चुनाव में। ऐसा है कि अगर हमें हिंदुस्तान में पैसा भेजना है, तो हमें पैसा कमाना भी है। अगर हम छुट्टी लेके हिंदुस्तान में हफ्ता 10 दिन के लिए इलेक्शन के लिए आ जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे वो हमारी इनकम के ऊपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदुस्तान की तरह हम मंथली बेसिस सैलरी पे काम करते हैं। हमारी हम्म। यहाँ पे जो इनकम है, वो मिनट के हिसाब से या आवरली हिसाब से होती है। तो अगर हम एक हफ्ता यहाँ से टाइम ऑफ करके हिंदुस्तान में सिर्फ वोट डालने के लिए आए, तो हमारा एक हफ्ते का वो फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। तो हम ये हम्म। चाहते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम वो एक हफ्ते का पैसा जो है हिंदुस्तान में भेज दें, तो वो हमारे लिए बेहतर है, बजाय इसके कि हम एक हफ्ते की छुट्टी लेके हिंदुस्तान में आए। जी। एक एक चीज इसमें ये भी जो लेख है उसमें ये कहा गया है, बहुत सारी चीजें इसमें कही गई हैं कि सबसे ज्यादा सफल बीजेपी ही रही है वहां पर प्रवासी भारतीयों को जोड़ने में, उनके साथ जुड़ने में। बाकी पार्टियों में ये कमी क्यों है, क्या लगता है आपको? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है। इस वक्त हिंदुस्तान, अगर मुझे आप इजाजत दें ये कहने की, कि इस वक्त दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मोदी जैसे कैलिबर का कोई लीडर नहीं है। इसको अभी आप देखिए, यूक्रेन और रशिया के अंदर भी दोनों ने रिक्वेस्ट किया है मोदी जी को कि वो इंटरवीन करें। तो ये सिर्फ हम भारतीय प्रवासी ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मोदी जो हैं एक एक बड़े लीडर हैं, बल्कि दुनिया के अंदर दूसरे देश भी इस बात को मानते हैं कि मोदी जैसे कैलिबर का कोई लीडर नहीं है। और लेकिन ये मच अमीषा जी, यहाँ पर इस लेख में ये भी लिखा गया है कि 31% ऐसे हैं प्रवासी भारतीय जो कि डिसअप्रूव करते हैं, और 22% ऐसे हैं जो कि स्ट्रांगली डिसअप्रूव करते हैं। तो ये फर्क तो वहां भी है, जैसे यहाँ है वैसे ही वहां भी है। नहीं, उसका ऐसे कहीं भी 100% तो आप कहीं भी नहीं लेंगे कि फिर तो डेमोक्रेसी नहीं रही ना। फिर तो बिल्कुल। डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में जब तक आपकी अपोजिशन नहीं होगी, तो आपकी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो अगर आप ये बिल्कुल। कहें कि जी 100% जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हों, तो दैट मीन्स दैट्स द एंड ऑफ डेमोक्रेसी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। आहूजा जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो ये लेख जो है वो उसमें काफ़ी कुछ कहा गया है और इसको लेकर ये चर्चा हम कर रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ जो अहम खबरें लगातार चल रही हैं उन पर भी एक नज़र डालते हैं। बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी की, जहाँ पर उनके शव को अब पोस्टमार्टम के बाद अब गाज़ीपुर ले जाया जा रहा है। गाज़ीपुर ज़िले के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर स्थित उनके पैतृक निवास पर शव ले जाया जाएगा। इसके बाद मुख्तार अंसारी सुपुर्द खाक होंगे। इसके चलते गाज़ीपुर और मऊ समेत आसपास के ज़िलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मामले की जांच बांदा के सीजेएम करेंगे। और गाजीपुर में 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ था। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के लोग शामिल थे। कृष्णानंद राय की राय में जो उनके लिए जो स्मारक बनाया गया है, उस जगह से देखिए तनिष्क पंजाबी की रिपोर्ट। मैं इस वक्त गाज़ीपुर के उस जगह पर हूं जहां पर 2005 में एक हत्याकांड हुआ था कृष्णानंद राय का, और यहाँ पर लगभग 400 राउंड फायरिंग करके कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी, और जो कि मुख्तार अंसारी के लोगों ने करी थी। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। ये एक शहीद स्तंभ स्थापित हुआ है यहाँ पे। राजनाथ सिंह ने यहाँ पे एक शहीद स्तंभ स्थापित किया था, और इसमें उन सब के नाम लिखे हैं। आप अपने सामने देख सकते हैं, शहीद कृष्णानंद राय, विधायक मोहम्मदाबाद, और उनके साथ जो 6 और लोग थे, रामशंकर राय, शेषनाथ पटेल, अखिलेश राय, रमेश नारायण राय, मुन्ना यादव, ये निर्मल नारायण, ये बाकी 6 लोग जो उनके साथ थे, वो उनके भी नाम यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जो स्तंभ है उनके याद में बनाया गया है। राजनाथ सिंह ने इसकी स्थापना करी थी। यही वो जगह है जहाँ पर वो इनफेमस किलिंग हुई थी। लगभग 400 राउंड फायरिंग करी गई थी। यहाँ से जो कृष्णानंद राय हैं वो जा रहे थे। कृष्णानंद राय एक मैच का उद्घाटन करने जा रहे थे, और यहीं पर उनके ऊपर दनादन फायरिंग होके उनकी हत्या कर दी गई थी। ये है वो स्मारक। ये उस गांव से कृष्णानंद राय के गांव से कुछ किलोमीटर ही दूर है जहां पर ये फायरिंग हुई, और ये हुई थी 29 नवंबर 2005 को। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष्क पंजाबी, एनडीटीवी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी पर तंज कसा। हरदीप पुरी ने कहा कि केजरीवाल को 9 समन भेजे गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। केजरीवाल के पास अब बहुत सीमित समय है और मैडम उस कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रही हैं। हरदीप पुरी के मुताबिक केजरीवाल की पत्नी न सिर्फ राजस्व सेवा में सहकर्मी थी, बल्कि उन्होंने सभी को किनारे भी कर दिया है। अब मैडम शायद शीर्ष पद के लिए तैयारी कर रही है। नवंबर 2023 से 9 बार समन आए हैं केजरीवाल जी को, 9 बार उन्होंने समन पे रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जब उन्होंने 9th टाइम नहीं किया तो ईडी के जो अधिकारी थे उनके घर पहुंच गए। अब ऐसा है, आप इसके केजरीवाल को छोड़िए, उनका समय बहुत लिमिटेड है। आम आदमी पार्टी पिछली बारी का हमने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, अब पता नहीं कितने इन्होंने कैंडिडेट छोड़े। मुझे लगता है ये सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले के जो नेता है, उनकी धर्मपत्नी है, सिर्फ वो रेवेन्यू सर्विस में कोलीग नहीं थे, पर उन्होंने बाकी तो सबको साइड लाइन कर दिया। क्या कर दिया? अब शायद मैडम जिसकी आप नाम ले रहे, शायद वो तैयारी कर रही है पद संभालने का। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज कहा कि देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। आपने अरविंद केजरीवाल को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे।
आयकर विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया पर 564 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बैंक का मानना है कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं। बैंक ने कहा कि उम्मीद है कि जुर्माने की मांग कम हो जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया आयकर आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। इस पर और जानकारी दे रही हैं मीमांसा वर्मा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंक ऑफ इंडिया पे 564 करोड़ का जुर्माना लगाया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि असेसमेंट ईयर 2018-19 में बैंक ऑफ इंडिया में काफी सारे डिसअलाउंसेस डिटेक्ट किए गए थे। हालांकि बैंक इस ऑर्डर के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर और NFAC यानी कि नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के पास याचिका दायर करने की प्रोसेस में है और बैंक ऑफ इंडिया के पास काफी फैक्चुअल और लीगल ग्राउंड्स हैं अपना पक्ष रखने के लिए और बैंक को पूरा भरोसा है दैट ये सारा केस बैंक के फेवर में होगा और ये जो पेनल्टी की डिमांड है इसे ओवरटर्न किया जाएगा। भले ही जुर्माने की रकम 564 करोड़ है, बैंक का ये मानना है कि इस जुर्माने से बैंक के फाइनेंशियल्स और बाकी डे टू डे ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस थर्सडे को क्लोज हुए थे 137 रुपीज पे, जो 3.79% ऊपर है अपने वेंसडे क्लोज से। और अगर फाइनेंशियल्स देखे जाएं तो दिसंबर क्वार्टर में बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है 1870 करोड़ रुपीज, जो 62% जंप है अपने प्रीवियस ईयर के नेट प्रॉफिट से।